इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का, यूक्रेन से बड़ी खबर। रूस के सैनिकों को पीछे हटाने के दावों को पहले नाटो और फिर अमेरिका ने खारिज कर दिया। अमेरिका ने इस बार रूस को कड़ी चेतावनी दी। एक तरफ रूस की सेनाएं और भारी भरकम हथियार यूक्रेन के बॉर्डर पर तैनात हैं, दूसरी तरफ अमेरिका ने युद्ध का तगड़ा जवाब देने की चेतावनी रूस को दी है। दोनों तरफ तलवारें खींची दिख रही हैं, जिसके बाद अब जंग को तय माना जा रहा है। नीरज कुमार लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, क्या जानकारी आ रही है? प्रीति, रूस की तरफ से बार बार दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन पर रूस हमला नहीं करेगा, लेकिन नाटो प्रमुख के बयान ने दुनिया की चिंता बढ़ा दिया। नाटो प्रमुख का साफ कहना है कि यूक्रेन की सीमा पर अभी भी रूस की तरफ से सैनिकों की तैनाती जारी है। और आपको याद होगा, कल ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि वो युद्ध नहीं चाहते, शांति चाहते हैं, बातचीत को तैयार है अमेरिका से। लेकिन अमेरिका जिस तरह से दुनिया के सुरक्षा की व्याख्या करता है, उसके समर्थन में पुतिन नहीं है। तो देखना होगा कि आगे रूस का कदम क्या हो सकता है। रूस की फौज के पीछे हटने की तस्वीरें आने के बाद लगने लगा था कि युद्ध टल गया, लेकिन पहले नाटो और फिर अमेरिका ने फौज के पीछे हटने के दावों पर सवाल उठा दिए। कुछ और जानकारियां सामने आई तो पता चला कि फौज के पीछे हटने के दावों में दम नहीं है, बल्कि जंग के लिए रूस की तैयारी बहुत बड़े पैमाने पर है। और सैनिकों के पीछे हटने की तस्वीरें उसकी एक चाल हो सकती है। पहले अमेरिका और फिर यूक्रेन ने 16 फरवरी को जंग की तारीख बताया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी 16 फरवरी के दिन एकता दिवस मनाने का दावा कर दिया था, लेकिन रूस की फौज ने हमला नहीं किया। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जंग टल गई है। नाटो और अमेरिका ये मानकर चल रहे हैं कि रूस बाज नहीं आने वाला। Make no mistake, the United States will defend every inch of NATO territory. अभी भी रूस पर दबाव बनाने की कोशिशें जारी हैं। यूक्रेन की सीमाओं पर जंग का अभ्यास हो रहा है, जबकि सीमाओं से दूर पुतिन पर दबाव बनाने के लिए कूटनीतिक चालें चली जा रही हैं। Though I've been clear that if Russia targets Americans in Ukraine, we will respond forcefully. न अमेरिका थमता दिख रहा है और न ही रूस के इरादों में कोई बदलाव है, इसलिए जंग अब तय दिखने लगी है। युद्ध की आहट अब साफ सुनाई देने लगी है। दुनिया की दो महाशक्तियों में टकराव अब तय दिखने लगा है। और उससे पहले यूक्रेन पर एक बड़ा हमला हुआ भी। हालांकि ये हमला मिसाइल, बमों या फिर गोलियों से नहीं हुआ, बल्कि ये था एक साइबर अटैक। ना किसी सैनिक को सरहद लांघनी पड़ी, ना किसी मेजर को आक्रमण का आदेश देना पड़ा, और यूक्रेन में खलबली मच गई। ऐसे खलबली की पूरी यूक्रेन में बैंकों ने काम करना बंद कर दिया। लोगों के फोनों में बैंक के मोबाइल ऐप ने भी चलना बंद कर दिया। ना कोई पैसे का लेन देन हो पा रहा था और ना ही किसी एटीएम से पैसे निकाले जा रहे थे। ऐसा ही हाल यूक्रेन की कुछ सरकारी वेबसाइटों पर भी हुआ। जिन विभागों की वेबसाइट साइबर हमले का शिकार हुई, उनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है। एक ऐसा साइबर हमला हुआ जिसमें किसी भी तरह का डेटा चोरी नहीं हुआ, सुरक्षा पर कोई खतरा नहीं हुआ, बस कामकाज ठप हो गया। इस तरह के हमले आमतौर पर किसी खास मकसद से किए जाते हैं। यूक्रेन ने तो इस हमले के पीछे रूस का हाथ होने की आशंका जता दी, क्योंकि ये हमला रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक बड़े प्लान का हिस्सा हो सकता है। आशंका जताई जा रही है कि सेनाओं की वापसी के वीडियो और यूक्रेन पर साइबर अटैक, दोनों घटनाओं में एक कनेक्शन है। और ये कनेक्शन रूस की एक बड़ी साजिश का छोटा हिस्सा है। आशंका जताई जा रही है कि सेना के पीछे हटने की जानकारी देकर रूस यूक्रेन और नाटो की फौज का ध्यान भटकाना चाहता हो, ताकि रूस की फौज का हमला ताकतवर के साथ साथ अचानक भी हो। किसी भी जंग में चौंकाने की अहमियत सबसे ज्यादा होती है। दूसरी बात ये कि पुतिन के पास उसकी अपनी डिजिटल आर्मी भी है, ऐसी डिजिटल आर्मी जो तकनीक के सहारे सेंधमारी करने के लिए मशहूर है। अगर यूक्रेन पर साइबर अटैक में रूस का हाथ होने की बात सही है, तो एक और आशंका भी सटीक हो सकती है। आशंका ये कि यूक्रेन पर आक्रमण करने से पहले रूस एक और साइबर अटैक करे। ऐसा साइबर अटैक जिसके जरिए यूक्रेन की सेना के रडार तक काम करना बंद कर दे, टेलीफोन और टेलीकम्युनिकेशंस डिवाइस ठप हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो रूस के हमले की खबर यूक्रेन के सहयोगियों को तो क्या, राजधानी कीव तक भी नहीं पहुंच पाएगी। और जब तक हमले का जवाब देने के लिए नाटो की फौजें एक्शन में आएंगी, तब तक काफी देर हो चुकी होगी। रूस के ऐसे ही हमले की योजना का जिक्र पिछले कुछ महीनों से अलग अलग जगहों पर किया जाता रहा है, लेकिन इसकी जड़ में आखिर क्या है, ये सवाल इसलिए क्योंकि जर्मनी के चांसलर ने कहा कि नाटो की सदस्यता के लिए जंग नहीं की जा सकती। असल में रूस के साथ अमेरिका भी इस बात पर अड़ा है कि वो रूस की मांगों के सामने नहीं झुकेगा। और रूस की सबसे बड़ी मांग ये है कि अमेरिका यूक्रेन को नाटो का सदस्य ना बनाए।
पुतिन तो हमेशा से रूस को महाशक्ति बनाना चाहते हैं, ऐसी महाशक्ति जो सोवियत संघ के जमाने में हुआ करती थी। उस वक्त के जो भी देश टूटकर अलग हुए उनमें कुछ देश पहले से अमेरिका के सहयोगी है, लेकिन अब यूक्रेन से अमेरिका की नजदीकी रूस को खटक रही है। नक्शे पर देखें तो रूस के पूर्व में यूक्रेन की सीमा लगती है और अगर यूक्रेन ने नाटो से हाथ मिला लिए तो रूस के बॉर्डर पर नाटो की फौजें तैनात हो जाएंगी। इसलिए रूस मांग कर रहा है कि अमेरिका ऐसा न करने का वादा करे, मतलब ये वादा करे कि यूक्रेन को नाटो की सदस्यता नहीं दी जाएगी। लेकिन अमेरिका इस मांग पर बात नहीं कर रहा है और इस मांग को तो सिरे से खारिज कर रहा है। मतलब अमेरिका भी ये संदेश दे रहा है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल ही किया जाएगा, जिसका सीधा मतलब यह है कि रूस के सिर पर हमेशा नाटो की फौजें खड़ी होंगी। रूस का मानना है कि अगर ऐसा होता है तो यह कदम पूरे यूरोप में तनाव बढ़ाने वाला होगा और अगर जंग की तैयारी ही है तो फिर जंग से डरना कैसा। मतलब रूस का कहना है कि जंग के हालात ना बने, इसलिए यूक्रेन पर हमला एक मजबूरी हो सकती है। लेकिन रूस ने यही वक्त क्यों चुना? तो वो इसलिए क्योंकि इस पूरे विवाद का आर्थिक पहलू सबसे बड़ा है। रूस जानता है कि अफगानिस्तान को आग में झोंककर अमेरिका निकला है। वहाँ से फौजें इसलिए बुलाई हैं क्योंकि अमेरिका उनका खर्च उठाने में झिझक रहा था। इसलिए पुतिन दबाव बनाने के लिए इसे सबसे मुफीद वक्त मान रहे हैं। पुतिन की कोशिश है कि वो दबाव बनाकर अमेरिका से ये वादा लें कि यूक्रेन को नाटो में जगह नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ यूक्रेन और रूस के बीच तनाव सालों पुराना है। 2014 में यूक्रेन से क्राइमिया छिन चुका है, इसलिए यूक्रेन भी अमेरिका की मदद चाहता है। अब अगर अपनी शरण में पहुंचे देश यूक्रेन की मदद से अमेरिका पीछे हटता है तो वो अमेरिका की साख को मिट्टी में मिला देगा। नाटो की ताकत और उसकी हैसियत पर सवाल उठेंगे। ऐसा हुआ तो अमेरिका का महाशक्ति का तमगा भी बेमानी हो जाएगा। तो मतलब ये कि दुनिया को जंग की तरफ ले जाने वाले हालात में पैसा भी एक बहुत बड़ी ताकत और वजह है। यूक्रेन तो 2014 से ही चीन की चाल को समझ भी रहा है और भुगत भी रहा है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2014 में यूक्रेन की जीडीपी में बड़ी गिरावट आई, लेकिन 6 साल में यूक्रेन की जीडीपी घटकर आधी हो गई। अब तक रूस के साथ टकराव की वजह से यूक्रेन को $280 बिलियन, मतलब भारतीय रुपयों में 20 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। दुनिया का भरोसा यूक्रेन की अर्थव्यवस्था में कम हुआ वो अलग है, जिसकी वजह से यूक्रेन में निवेश $72 बिलियन कम हो गया, मतलब 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान। और इन्हीं कारणों से बाकी दुनिया के साथ होने वाले यूक्रेन के कारोबार पर भी असर हुआ है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट कम हो गया। $162 बिलियन का एक्सपोर्ट 6 साल में कम होने की जानकारी सामने आई। रुपयों में ये रकम 12 लाख करोड़ से ज्यादा है, जबकि क्राइमिया समेत जो हिस्से पहले से रूस के कब्जे में जा चुके हैं, वहां की संपत्तियों को खोने की वजह से जो नुकसान हुआ वो भी $117 बिलियन है। 8.5 लाख करोड़ रुपए की संपत्तियां यूक्रेन के हाथ से फिसल गई। लेकिन रूस को नुकसान कुछ ज्यादा नहीं हो रहा, बल्कि हकीकत यह है कि जितना भी तनाव दुनिया भर में बनता है, रूस की जेब में उतने ही भारी होती चली जाती है उसकी पॉकेट। ये ऐसा अर्थशास्त्र है जिसमें रूस को मात देना मुश्किल है, क्योंकि रूस तेल का उत्पादन करने वाला मुल्क है। जैसे ही दुनिया में जंग के हालात बनते हैं, तेल के दाम बढ़ने लगते हैं। पहले से कच्चा तेल 1.5 गुना महंगा हो चुका है। अभी कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $100 के करीब पहुंची हैं और अगर हालात बेहतर ना हुए तो ये कीमतें इससे भी ज्यादा ऊपर चली जाएंगी। सेना की तैनाती पर रूस जितना खर्च करेगा, तेल की कीमतें उसके लिए बूस्टर बजट बनकर भरपाई कर देंगी। कच्चा तेल जितना महंगा होगा, रूस की कमाई उतनी ही बढ़ेगी। रूस हर दिन 1 करोड़ बैरल कच्चे तेल का उत्पादन करता है। 1 बैरल कच्चे तेल की कीमत में जितना उछाल आया, उसके हिसाब से रूस को रोजाना करीब 2000 करोड़ का फायदा हो रहा है। जितने दिन कच्चे तेल की कीमतों में आग लगी रहेगी, रूस की अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज मिलती रहेगी। और इसलिए इस तेल के खेल को अमेरिका भी समझ रहा है। अमेरिका ने तेल के कीमतों में काबू रखने की कोशिश भी तेज कर दी है, लेकिन यहाँ भी उसके सामने कुछ परेशानियां हैं, क्योंकि अमेरिका की पहली कोशिश तो अपने देश में कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाना है, लेकिन वो भी इतने कम वक्त में मुमकिन नहीं है। जब तक अमेरिका में तेल का उत्पादन बढ़ेगा और उसका असर कीमतों पर पड़ेगा, तब तक देर हो चुकी होगी। दूसरा विकल्प, अमेरिका के सामने ईरान पर लगे प्रतिबंधों में ढील देना होगा। ईरान के पास भी कच्चे तेल का बहुत बड़ा भंडार है, लेकिन अगर ईरान पर लगी पाबंदियों में ढील दी जाती है तो वो अमेरिका के लिए झुकने वाली बात होगी। दूसरी बात ये भी है कि ईरान खुद भी रूस का पिछले दरवाजे से सहयोग ही करता रहा है। ऊपर से तेल की ऊंची कीमतों से फायदा ईरान समेत दुनिया के हर उस मुल्क को हो रहा है
जो कच्चे तेल एक्सपोर्ट करते रहे हैं। दूसरी तरफ दुनिया के तकरीबन सभी देशों ने यूक्रेन में मौजूद अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी की है और यूक्रेन जल्द से जल्द छोड़ने को कहा है। भारत के भी हजारों छात्र यूक्रेन में मौजूद हैं, जिसके बीच अब अफरा तफरी का माहौल बन गया है। सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी कर कहा गया है कि जल्द से जल्द यूक्रेन से निकला जाए, लेकिन छात्रों की शिकायत है या तो फ्लाइट मिल नहीं रही है और अगर मिल रही है तो टिकट की कीमतें बेकाबू हैं। सोशल मीडिया पर एक छात्र ने बताया कि 70,000 की टिकट 2 लाख रुपए में बेची जा रही है। हालांकि यूक्रेन में रह रहे भारतीय छात्रों के मुताबिक वहां के हालात अभी सामान्य ही है। एकदम सामान्य स्थिति में चल रहा है, जैसे रेगुलर ट्रैफिक रहता है, रेगुलर शॉप्स खुलती है। लेकिन चिंता हिंदुस्तान में मौजूद छात्रों के परिवार वालों को सताने लगी है। जैसे हम वीडियोस देख रहे हैं और अखबार में देख रहे हैं, कभी भी युद्ध छिड़ सकता है, तो पिता होने के नाते मेरी चिंता बहुत वाजिब है। इंदौर में ऐसे कई परिवार हैं जिनके बच्चे यूक्रेन में मौजूद हैं। इनकी चिंता इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने विदेश मंत्रालय तक पहुंचाई। माननीय विदेश मंत्री जी के मेल भी किया है और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार इसमें संज्ञान लेगी। विदेश मंत्रालय भी मामले पर नजर बनाए हुए है और सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक यूक्रेन में भारतीय दूतावास लगातार छात्रों के साथ संपर्क में है और यूक्रेन के संकट पर भारत के विदेश मंत्रालय ने कंट्रोल रूम बनाया है, जिसके जरिए हालात पर नजर रखी जाएगी। इसके अलावा भारत और यूक्रेन के बीच फ्लाइट की गिनती बढ़ाने पर भी एयरलाइन कंपनियां और नागरिक उड्डयन मंत्रालय से चर्चा जारी है। माना जा रहा है कि जल्द ही यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए स्पेशल फ्लाइट के इंतजाम पर कोई फैसला लिया जा सकता है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन में भारतीय दूतावास वहां रह रहे सभी छात्रों और नागरिकों के साथ संपर्क में है। इसके अलावा यूक्रेन में रह रहे भारतीयों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है जो 24 घंटे काम करेगा। स्वागत की एक बात यह है कि रूस की सेना के पीछे हटने के वीडियो सामने आते ही अमेरिका ने रूस से इसका सबूत देने को कहा था। रूस की तरफ से तो कोई सबूत नहीं दिया गया, बल्कि नाटो की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि सैनिकों के पीछे हटने के दावे गलत हैं। तभी से ये समझा जा रहा है कि ये रूस की कोई चाल हो सकती है या फिर हमले से पहले की कोई खास रणनीति। इसलिए अब ये माना जा रहा है कि रूस किसी भी पल यूक्रेन पर हमला कर सकता है। स्थापना दिवस पर अमित शाह ने दिल्ली पुलिस की तारीफ की। दिल्ली पुलिस के 75वें स्थापना दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने एक विशेष डाक टिकट भी जारी किया। इस टिकट के जरिए पुलिस के समर्पण को दिखाया गया। कोरोना के अंदर जो काम दिल्ली पुलिस ने किया, वो काम शायद ही किसी पुलिस दल ने किया होगा। दक्षिण अफ्रीका और मेजबान न्यूजीलैंड के बीच भारतीय समय के मुताबिक सुबह 3:30 बजे से पहले टेस्ट मैच की शुरुआत होगी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी वाराणसी में रविदास मंदिर पहुंचे और वहां मत्था टेका। चरणजीत सिंह चन्नी वहां आयोजित कीर्तन में भी शामिल हुए। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 3 और उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दी। सानिया मिर्जा दुबई टेनिस चैंपियनशिप में डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गईं। बड़ी खबर, सीएम चन्नी के विवादास्पद बयान पर पंजाब के रूपनगर की एक चुनावी सभा में यूपी, बिहार और दिल्ली वालों पर दिए सीएम चन्नी के बयान ने कांग्रेस की मुसीबतें बढ़ा दी हैं, क्योंकि जिस वक्त उन्होंने मंच से विवादास्पद बयान देते हुए पंजाब में यूपी और बिहार के लोगों को फटकने नहीं देने की बात कही, उस वक्त मंच पर उनके बगल में खड़ी प्रियंका गांधी ताली बजाती नजर आई। विक्रांत हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहे। विक्रांत, कांग्रेस क्या अपने यहाँ ही सेल्फ गोल करने में माहिर है क्या? एक बार फिर से ऐसा लग रहा है। जी प्रीति, यूपी, बिहार, दिल्ली के भैया मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के ये कहने और उस पर प्रियंका गांधी के मुस्कुराने का कांग्रेस के लिए भारी पड़ गया। इस बयान की गूंज न केवल आज पंजाब की राजनीति में सुनाई दी, बल्कि उत्तर प्रदेश, जहां अभी चुनाव जारी है, वहां पर भी राजनीतिक दलों के नुमाइंदों ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। सभी राजनीतिक दलों का यह कहना था कि कांग्रेस पार्टी, उनके मुख्यमंत्री लोगों को क्षेत्र के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस की बड़ी नेता प्रियंका गांधी, जो उत्तर प्रदेश की महासचिव भी है, वो उनके साथ वहां पर खड़ी हुई थी और उन्हें रोकने की जगह वो मुस्कुराते हुए दिखाई दी। हंसते हंसते लग जाए रस्ते वाला हाल ना हो जाए कहीं कांग्रेस पार्टी का। इधर बाद में विरोधियों ने पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर यूपी, बिहार और दिल्ली वालों के अपमान का आरोप लगाने के साथ ही प्रियंका को भी घेर लिया, क्योंकि सीएम चन्नी ने एक चुनावी सभा के मंच पर प्रियंका गांधी की मौजूदगी में ये विवादास्पद बयान दिया, जिसका एक वीडियो बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट किया। और सीएम चन्नी के इस बयान के बहाने प्रियंका गांधी को निशाने पर लिया, जो सीएम चन्नी के विवादास्पद बयान पर तालियां बजाती नजर आईं।
अमित मालवीय ने इसे यूपी बिहार वालों का अपमान बताया। यही नहीं, सीएम चन्नी बाहरी लोगों पर हमला बोलते हुए प्रियंका गांधी को पंजाबी बताने से भी नहीं चूके। इसके बाद उन्होंने पंजाब में बाहर से आए लोगों को सबक सिखाने के लिए चुनाव में पंजाबियों से एकजुट होने की अपील की, जिस पर बीजेपी के साथ ही आम आदमी पार्टी ने भी उन्हें घेर लिया और इस बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी इस घमासान में कूद पड़े, जिन्होंने सीएम चन्नी के बयान को शर्मनाक करार दिया और इसके बहाने कांग्रेस पर हमला बोला। किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी वर्ग विशेष के बारे में गलत टिप्पणी करना, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। वहीं बीजेपी ने सीएम चन्नी के बयान पर ताली बजाने के लिए प्रियंका गांधी को आड़े हाथों लिया। यूपी की बेटी कहती है और इस डायलॉग पे ताली बजा रही हैं। अब उत्तर प्रदेश में किस मुंह से वोट मांगेंगी? बताया गया कि सीएम चन्नी के जिस बयान पर घमासान छिड़ा, वो उन्होंने एक दिन पहले पंजाब के रूपनगर में एक चुनावी सभा के दौरान दिया। दूसरी पार्टियों के हमले के बीच कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने सीएम चन्नी के बयान से किनारा कर लिया। मेरा यह मानना है कि भारत एक है और हर भारतवासी को हर जगह पर बसने का अधिकार है। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सीएम चन्नी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और उनके बयान के बहाने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उनका बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और कांग्रेस के वास्तविक चरित्र को भी उजागर करता है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि कांग्रेस ने देश को सदैव जख्म दिए हैं। जातिवाद का हो, क्षेत्रवाद का हो, भाषावाद का हो, आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो, ये सब कांग्रेस की देन है और इसलिए जनता जनार्दन कांग्रेस को बार बार सबक सिखा रही है। सौगात की एक बात ये कि रूपनगर की चुनावी सभा में सीएम चन्नी से पहले प्रियंका गांधी ने पंजाब में बाहर से आने वाले लोगों को पंजाबियत सिखाने की बात कही, जिसके बाद चन्नी ने यूपी बिहार के लोगों पर विवादास्पद बयान दे दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के घर पर एक शख्स से घुसपैठ की कोशिश की। अजीत डोभाल के घर पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे शख्स को दिल्ली पुलिस ने तुरंत हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू की। बताया गया कि पकड़ा गया शख्स एक गाड़ी में अजीत डोभाल के घर में घुसने की कोशिश कर रहा था, तभी उनके स्टाफ ने उसे पकड़ लिया। पुलिस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक हिरासत में लिया गया शख्स ने बताया है कि उसके शरीर में एक चिप लगी है और उसे रिमोट कंट्रोल से चलाया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने जब उसे स्कैन किया तो उसके शरीर में किसी भी तरह की चिप नहीं मिली। शुरुआती जांच में यह भी सामने आई है बात कि पकड़ा गया शख्स मानसिक रूप से बीमार है। सौगात की एक बात यह कि पकड़े गए शख्स से पहले दिल्ली पुलिस से पूछताछ की और उसके बाद आगे की पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट ने उसे अपनी हिरासत में ले लिया। यूपी की करहल सीट से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल के काफिले पर हमले का मामला चुनाव आयोग पहुंच गया। यह हमला एक दिन पहले हुआ था, जिसका आरोप समाजवादी पार्टी के समर्थकों पर लगा और उन्होंने इसकी शिकायत फौरन पुलिस से की। इस घटना के बाद की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में एसपी सिंह बघेल के काफिले में शामिल गाड़ियां एक सड़क पर खड़ी नजर आईं, जबकि एक दूसरी तस्वीर में कुछ लोग हमले को लेकर एक दूसरे से पूछताछ करते सुनाई दिए। हो गया? अरे हमला हुआ है। इस अफरा तफरी के बीच बीजेपी उम्मीदवार को उनके सुरक्षा कर्मी घेरे दिखाई दिए। हमले के कुछ देर बाद वो अपने समर्थकों के साथ थाने पहुंचे, जहां एसपी सिंह बघेल ने बताया कि हमलावर 20 से 25 की संख्या में थे और उन्होंने उनके काफिले में शामिल गाड़ियों पर पथराव किया। इस हमले का मतलब सीधा है कि अखिलेश यादव अपनी हार को टालने के लिए ये हत्या कराना चाह रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। मुकदमा पंजीकृत कर मुकदमे में विधिक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बताया गया कि यह घटना उस वक्त हुई जब वो चुनाव प्रचार से लौट रहे थे और आरोप है कि तभी कुछ लोगों ने बीजेपी उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल के काफिले पर हमला किया, जिसमें वो बाल बाल बच गए और इस घटना पर राज्य का सियासी पारा भी चढ़ गया। और बीजेपी इस हमले की शिकायत करने चुनाव आयोग पहुंच गई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की अगुवाई में बीजेपी नेताओं का एक दल चुनाव आयोग से मिला और उसने हमलावरों पर कार्रवाई की मांग की। समाजवादी पार्टी सदा गुंडों के सहारे और मतदाताओं को प्रभावित करके चुनाव जीतने का प्रयास करती है। हमले की इस घटना पर जारी घमासान के बीच बीजेपी उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल की एक नुक्कड़ सभा का वीडियो भी वायरल हो गया। भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद ही घटना करा रहे हैं क्योंकि वो निराश हो गए हैं, इसीलिए खिसिया करके अपने ऊपर खुद अटैक करा रहे हैं, जिसमें कुछ युवक बीजेपी प्रत्याशी से बहस करते सुनाई दिए।
सौगात की एक बात यह कि मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ रहे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को चुनावी मैदान में उतारा है, जिनका आरोप है कि हमले के दौरान फायरिंग भी हुई, जिसमें उनका एक समर्थक बाल बच गया, जबकि इल्जाम है कि पथराव में उनके काफिले में शामिल 4 गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। श्रेयस अय्यर कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी करेंगे। श्रेयस अय्यर को आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स का नया कप्तान बनाया गया। पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को एक और झटका। अमृतसर के मेयर कमलजीत सिंह रिंटू आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। वो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। बैंक और मेटल समेत कई सेक्टरों के शेयरों में गिरावट रही। इससे सेंसेक्स 145 अंक लुढ़क कर 57,997 पर बंद हुआ। साथ ही निफ्टी 30 अंक नीचे 17,322 पर खिसक गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हमीरपुर में एक जनसभा की। इस दौरान उन्होंने फिर कोरोना के बहाने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर हमला किया। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली सरकारें गरीबों की नहीं, दबंगों की सुनती थी। आज कह रहे हो कि घी देंगे, अरे जब मौका मिला था तब तो सब गरीबों का हजम कर गए थे। अफ्रीकी देश सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में हुए एक हमले में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 16 लोग घायल हो गए। यूपी के कन्नौज में चुनावी रैली में मची भगदड़ पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पुलिस पर भड़क गए। वो कन्नौज से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अनिल दोहरे के लिए प्रचार करने वहां पहुंचे, लेकिन उनकी रैली के दौरान अचानक वहां भगदड़ मच गई, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। यही नहीं, कुछ लोग तो रैली के लिए तैयार किए गए मंच पर भी चढ़ गए। रैली में मची भगदड़ से अखिलेश यादव का गुस्सा भड़क गया और वो वहां ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों पर भड़क गए। पुलिस वालों, क्यों कर रहे हो ये तमाशा? इस पर भी जब अखिलेश की रैली में जारी हंगामा नहीं थमा तो उन्होंने पुलिस वालों के साथ ही बीजेपी को भी निशाने पर ले लिया। तुमसे ज्यादा बदतमीज कुछ नहीं हो सकता, क्यों ऐसा कर रहे हो भाई? ये लगता बीजेपी वाले करवा रहे हैं। बताया गया कि पुलिस वालों ने अखिलेश के लिए जनसभा के तैयार मंच के नजदीक पहुंचने की कोशिश कर रहे लोगों को हटाने की कोशिश की, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई। सौगात की एक बात यह कि पिछले चुनाव में इस विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के टिकट पर अनिल दोहरे ने चुनाव जीता था, लेकिन इस बार उनका मुकाबला कानपुर के पूर्व पुलिस आयुक्त असीम अरुण से है, जो चुनाव से ठीक पहले वीआरएस लेकर बीजेपी में शामिल हुए थे। बड़ी खबर, हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब पर रोक मामले में एक बार फिर जोरदार बहस हुई है। बहस के दौरान याचिकाकर्ता के वकीलों ने हिंदुओं के चूड़ी और ईसाई लड़कियों के क्रॉस पहनने का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने कर्नाटक सरकार के आदेश पर ही सवाल उठाए और दलील दी कि नियमों में अगर कोई बदलाव हुआ तो कानून के मुताबिक इसकी जानकारी 1 साल पहले बच्चों के माता पिता को देनी चाहिए। मनोज शर्मा लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, और क्या क्या डिटेल्स आ रही है कोर्ट से? जी प्रीति, कर्नाटक हाईकोर्ट में आज एक बार फिर हिजाब विवाद पर गर्मा गर्म बहस हुई। याचिकाकर्ता के वकील ने हिंदू लड़कियों के चूड़ी और ईसाइयों के क्रॉस पहनने का मुद्दा उठा दिया। साथ ही कर्नाटक सरकार के आदेश पर भी सवाल उठाया। सवाल ये कि आखिर सरकार ने सिर्फ हिजाब के बारे में आदेश क्यों दिया? सरकार ने किसी दूसरी धार्मिक पहचान पर आदेश क्यों नहीं दिया? और जोरदार बहस के बाद सुनवाई एक दिन के लिए फिर टाल दी गई और इस बीच कर्नाटक के कई जिलों में हिजाब के समर्थन में छात्राओं का प्रदर्शन जारी रहा। और विजयपुर में तो सुबह कॉलेज खुलते ही बड़ी संख्या में लड़कियां हिजाब पहनकर पहुंची और एक क्लास में जाकर बैठ गईं। तभी वहां कॉलेज प्रशासन के लोग आए और उन्होंने लड़कियों को हिजाब उतारने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इस पर काफी देर तक वहां बहस होती रही, जिसके बाद हिजाब पहने लड़कियां विरोध दर्ज कराते हुए क्लास से निकलकर कॉलेज के गेट पर पहुंच गई और उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। इस बीच कई पुलिस वाले वहां पहुंचे और छात्राओं को समझाने में जुट गए, लेकिन उनकी कोशिश काम नहीं आई और विरोध कर रही लड़कियों में कुछ लड़कियां वहीं सड़क पर बैठ गईं। हालांकि थोड़ी देर बाद हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन कर रही छात्राएं वहां से चली गईं। लेकिन विजयपुर से आई तस्वीर कर्नाटक में हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन की अकेली तस्वीर नहीं थी। यहाँ के हुबली जिले में एक कॉलेज के बाहर हिजाब के समर्थन में जमकर हंगामा हुआ, जहां छात्राओं के साथ कई सामाजिक कार्यकर्ता भी एक कॉलेज के बाहर जमा हो गए, लेकिन गेट बंद होने की वजह से वो अंदर नहीं जा पाए। काफी देर तक प्रदर्शन कर रहे लोगों की पुलिस वालों से कॉलेज का गेट खोलने के लिए बहस होती रही। इस दौरान वहां मौजूद एक टीचर ने हाथ जोड़कर उनसे प्रदर्शन को रोकने की अपील की, लेकिन छात्राएं हिजाब पहनकर कॉलेज के अंदर जाने पर अड़ी रहीं। कभी भी नहीं निकालते, कोर्ट का ऑर्डर हुआ तो भी नहीं निकालते हम लोग। तुमकुर जिले में भी छात्राओं ने हिजाब के समर्थन में कॉलेज का बहिष्कार किया और सड़क पर एक दूसरे का हाथ पकड़कर मार्च किया।
और हिजाब पर रोक के विरोध में कर्नाटक में हो रहे प्रदर्शन के बीच हाई कोर्ट में सुनवाई भी हो रही है, जहां रोक के खिलाफ दी याचिका पर बहस के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने सभी धर्मों का जिक्र किया और दलील दी कि देश में दुपट्टा, चूड़ी, पगड़ी और क्रॉस समेत कई धार्मिक चिन्ह इस्तेमाल में लाए जाते हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में ये बात भी कही कि बिंदी लगाई हुई किसी लड़की को क्लास से नहीं निकाला जाता। इसी तरह क्रॉस पहनी हुई किसी ईसाई लड़की पर भी क्लास में बैठने पर रोक नहीं है, जबकि हिजाब पहनी हुई किसी छात्रा को स्कूल कॉलेज में जाने नहीं दिया जा रहा है। याचिकाकर्ता के वकील ने इसे कर्नाटक सरकार का भेदभाव वाला फैसला बताया और साथ ही उन्होंने दलील दी कि इस तरह के अलग अलग धार्मिक चिन्ह देश की विविधता को दिखाते हैं। सौगात की एक बात तो ये कि हिजाब विवाद पर अब कर्नाटक हाईकोर्ट में लगातार चौथे दिन दोपहर को सुनवाई होगी। हिजाब पर रोक के बाद बड़े बवाल को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने पिछले हफ्ते स्कूलों को बंद कर दिया था, लेकिन जैसे ही इस हफ्ते सोमवार को स्कूल खुले, वहां फिर एक बार छात्राएं हिजाब पर रोक लगाए जाने के विरोध में सड़कों पर उतरने लगी। पंजाब की भदौर विधानसभा सीट पर चरणजीत सिंह चन्नी को आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने बड़ी चुनौती दी। वहां आम आदमी पार्टी के टिकट पर लाभ सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, जो चन्नी को टक्कर देने के लिए जी जान से प्रचार में जुटे हुए हैं। उन्होंने अपने चुनाव प्रचार के दौरान न्यूज 18 से बात करते हुए पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को चैलेंज दे दिया, और वो ये कि चन्नी चाहे लाख जोर लगा ले, लेकिन जीत उनको नसीब नहीं होगी। विधानसभा इनकलाबी लोगों की है, यहाँ चन्नी एक क्या 10 चन्नी आ जाए तो भी मुश्किलें नहीं होगी। आम आदमी पार्टी का दावा तो एक तरफ है, लेकिन खुद चरणजीत सिंह चन्नी भदौर सीट पर अपनी राह को आसान नहीं मानते। मैंने कभी आसान राह नहीं चुनी है, तो बहुत कठिन है डगर पनघट की। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चन्नी के दोनों सीट से हार जाने की बात कही। न्यूज 18 के साथ हुए एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बाकायदा ये बात एक कागज पर लिख कर दी। सौगात की एक बात ये कि भदौर सीट पर चरणजीत सिंह चन्नी को चुनौती दे रही आम आदमी पार्टी ने पिछले चुनावों में यहां से जीत दर्ज की थी। हालांकि बाद में इस सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक कांग्रेस चले गए, जिससे आज तक इस सीट पर सिर्फ एक बार जीत मिली है। यही वजह है कि चमकौर साहिब सीट से भी चुनाव लड़ रहे चरणजीत सिंह चन्नी भदौर सीट पर लड़ाई आसान नहीं मान रहे। कर्नाटक के मंत्री ईश्वरप्पा के एक बयान पर वहां की विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ है। मुंबई सरकार में मंत्री ईश्वरप्पा ने लाल किले पर भगवा झंडा फहराने की बात कही थी, जिसके विरोध में कांग्रेस विधायक विधानसभा में तिरंगा लेकर पहुंचे और वहां लहराते दिखे। कांग्रेस के विधायक कर्नाटक सरकार में मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा के इस्तीफे की मांग करते हुए सदन में नारेबाजी करते रहे। इसके बाद स्पीकर ने सदन के अंदर हंगामा कर रहे लोगों को शांत होने के लिए कहा, लेकिन विरोध कर रहे लोग तिरंगा लेकर वेल में आ गए। कांग्रेस के हंगामे को देखते हुए विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया, लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सदन के अंदर तिरंगा लहराने को उनका अपमान बताया। उधर मंत्री ईश्वरप्पा के बयान को गलत तरीके से पेश किए जाने की बात कही। असम में कई जगहों के नाम बदल सकते हैं। असम सरकार कई गांवों और कस्बों के नाम बदलने की तैयारी में है। सीएम ने ये नाम राज्य की संस्कृति के हिसाब से रखने की बात कही। इतना ही नहीं, इसके लिए एक वेबसाइट भी लॉन्च की जाएगी, जहां राज्य के लोग अपने सुझाव दे सकेंगे। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल आईपीएल के शुरुआती मुकाबलों में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। 27 मार्च को शादी होने की वजह से उन्होंने ये फैसला लिया। मैक्सवेल आईपीएल से पहले पाकिस्तान दौरे पर भी नहीं जाएंगे। उनकी शादी भारतीय मूल की गिनी के साथ होगी। यूपी के औरैया में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने एक रैली की। इस दौरान उन्होंने वहां लोगों को बीजेपी को हराने का संकल्प दिलवाया। हम समाजवादी लोग भरोसा दिलाते हैं कि सरकार बनने वाली है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक महिला की घर में घुसकर चाकू से हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र सरकार में फेरबदल का दावा कर कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने सियासत को गरमा दिया। उन्होंने कहा कि इस बारे में उनकी सोनिया और राहुल गांधी से बात हो चुकी है, जिसके बाद सरकार में उनकी सहयोगी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना ने उन पर पलटवार किया। ये तीनों पार्टी के नेता बैठ के तय करेंगे, कोई एक पार्टी ये तय नहीं कर सकती है। कांग्रेस को घेरने में सरकार की तीसरी सहयोगी पार्टी एनसीपी भी पीछे नहीं रही। नवाब मलिक ने तो नाना पटोले को ही आड़े हाथों ले लिया। हमें लगता है कि वे मंत्री बनना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने